कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अजीबोगरीब दावा किया है। हास्यास्पद उनका दावा है कि भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के थे। ओली दावा कर रहे हैं कि असली अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, नेपाल में है। विरोधी गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महीने में दूसरी बार सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो ओली की ओर से पिछले साल 20 दिसंबर को संसद को भंग किए जाने के फैसले से नाराज हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने एक ऑल्टरनेट के रूप में चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए, साथ ही नेपाल के मैप में कुछ ऐसा अपडेट किया जिससे इन्हें अपने लोगों से काफी प्रशंसा मिली और एक नेशनलिस्ट के तौर पर रेपुटेशन गेन करी। और इसी के साथ साथ ये काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहे। तो चलिए फिर जानना शुरू करते हैं इस व्यक्ति के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। तो आज हमारी चर्चा का विषय है केपी शर्मा ओली यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1952 में थेराथुम के ईवा में। इनके पिता मोहन प्रसाद ओली एक किसान थे और मां का नाम मधुमाया ओली था। इनकी मां की मृत्यु स्मॉल पॉक्स से हो गई थी जब ये 4 साल के थे। ओली का एक छोटा भाई है और इनकी दूसरी मां से इनकी 3 बहनें हैं। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन इन्होंने प्रणाली मिडिल स्कूल से करी। इनका परिवार बाद में शिफ्ट हुआ सुरंगवा में, जो कि झापा में था, 1958 में। लेकिन एक बाढ़ के आने के बाद इनके पास जमीन ही नहीं बची और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए। इनकी फैमिली झापा की गरामिनी में माइग्रेट हुई 1962 में। इन्होंने SLC एग्जामिनेशन क्लियर किया आदर्श सेकेंडरी स्कूल से 1970 में। जब ओली झापा में थे तब ये इन्फ्लुएंस हुए थे एंटी पंचायत और नक्सलबारी मूवमेंट में। इनके कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन के लिए ये रामनाथ दहल यानी अपने अंकल को क्रेडिट देते हैं। बहुन परिवार में इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1966 में हुई और इन्होंने ये किया था, यानी इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी उस समय के मौजूद पार्टीलेस पंचायत सिस्टम के विरोध में। इन्होंने 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को ज्वाइन किया और तब ये एक सबवर्सिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और उसी वक्त यानी 1970 में ये पहली बार अरेस्ट हुए थे। करीब 1 साल बाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर बने और फिर जल्द ही ये झापा मूवमेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ बने 1972 में। जब किंग महेंद्र ने 1964 में लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स अनाउंस किया था, तब लैंड ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तब नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट में यानी झापा डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट शुरू किया था। अब वापस इन पर आते हैं। केपी शर्मा ओली 14 साल तक जेल में बंद रहे, 1973 से 1987 तक, पंचायत सिस्टम का अपोज करने के लिए। 1987 में जेल से छूटने के बाद सेंट्रल कमेटी मेंबर बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML यानी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के और 1990 तक लुम्बिनी जोन के इंचार्ज बने। इसी बीच आपको बता दूं कि इनकी शादी हुई राधिका शाक्या से और ये इनसे जेल से छूटने के बाद मिले थे और फिर पार्टी की एक्टिविटीज के दौरान ये मिलते रहे। खैर 1990 में पीपल्स मूवमेंट के बाद 1991 में झापा से ये इलेक्ट हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो कि नेपाल में कॉमनली प्रतिनिधि सभा के नाम से जानी जाती है। इनको पार्टी के फॉरेन इलेक्शन डिपार्टमेंट का चीफ बनाया गया। 1994 में इनको पार्लियामेंट में फिर से इलेक्ट किया गया और तब इन्होंने मनमोहन अधिकारी की माइनॉरिटी की सरकार में मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के तौर पर सर्व किया। 1999 में ये वापस से री इलेक्ट हुए झापा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 और 6 से, जिसके बाद इन्होंने झापा 6 की सीट छोड़ दी। 2006 में ओली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थे गिरिजा प्रसाद कोइराला की इंटरिम गवर्नमेंट में 2006 में, और 2008 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस में झापा 7 से ये हार गए। और 2009 में CPN UML के 8th जनरल कन्वेंशन में ओली चेयरमैन के इलेक्शन भी हार गए झालानाथ खनाल से। लेकिन 2013 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन में ये झापा 7 से जीते और 4 फरवरी 2014 में CPN UML पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बने। और यही नहीं, इन्होंने झालानाथ खनाल को डिफीट किया और 98 वोटों से और पार्टी के चेयरमैन बने जुलाई 2014 में। और फिर आया वो दिन जब इनको चुना गया प्रधानमंत्री के तौर पर। 11 अक्टूबर 2015 में पार्लियामेंट्री वोट्स में 597 में से 338 वोट्स मिले।
इनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट किया था यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल, मधेसी जना अधिकार फोरम और इनके साथ साथ 13 और छोटी छोटी पार्टियों ने। 12 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली। उनके पहले कार्यकाल में बतौर प्राइम मिनिस्टर नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेड झेलना पड़ा, जो कि इंडिया के द्वारा इम्पोज किया गया था। इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो कि नेपाल में 23 सितंबर 2015 में शुरू हुआ था और करीबन 6 महीने तक चला था। एक इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था जिसने नेपाल और नेपाल की इकोनॉमी को सीवियरली इफेक्ट किया था। ओली ने इंडिया का अपोज किया और ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज चीन के साथ साइन कर ली। अब यहाँ पार्टी में भी कुछ दिक्कतें आने लगी। वो ये कि 13 जुलाई 2016 में CPN माओइस्ट सेंटर के सपोर्ट वापस लेने के बाद एग्जिस्टिंग कोएलिशन से और पार्टी के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद 14 जुलाई 2016 को CPN UML लीडिंग गवर्नमेंट से माइनॉरिटी गवर्नमेंट में श्रिंक होती चली गई। यहाँ तक कि उनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद 2 बड़ी पार्टीज ने सपोर्ट वापस ले लिया और वो पार्टीज थी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और मधेसी जना अधिकार फोरम। इतना सब कुछ होने के बाद KP शर्मा ओली ने 24 जुलाई 2016 को रिजाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर ओली के इस्तीफे के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड करवाया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाद में डिनाई किया था। लेकिन ओली ने हार नहीं मानी। वो एक बार और यानी दूसरी बार 15 फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री बने और ये हुआ जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में CPN UML लार्जेस्ट पार्टी बन गई और यहाँ उनको पता है सपोर्ट किसका मिला, उसी पार्टी का जिसके विड्रॉवल के बाद ओली को रिजाइन करना पड़ा था और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। ओली ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस भी पास किया 2018 में, जिसके अंदर 268 में से 208 वोट्स उन्हें मिले थे। वहीं दूसरी ओर CPN UML और CPN माओइस्ट सेंटर की लेफ्ट विंग अलायंस मिली और उससे फॉर्म हुई NCP यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 17 मई 2018 में, जिसने KP शर्मा ओली की कोएलिशन की सरकार को 2/3 मेजोरिटी में कर दिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। मई 2020 में ओली ने और ओली गवर्नमेंट ने देश के नए मैप्स अनवील किए, जिनमें काला पानी, लिप्यू लेक और लिम्पियाधुरा के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज शामिल थी। इन रिस्पॉन्स टू लिप्यू लेक पास के अक्रॉस एक रोड के इनॉग्रेशन के लिए जो कि इंडिया ने किया था, जिससे दोनों देशों के बीच एक कार्टोग्राफिक वॉर शुरू हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो ऑफिशियल मैप और एम्बलम ऑफ द कंट्री को अमेंड करने के लिए था, यूनानिमसली पास हो गया। दिसंबर 2020 में ओली ने 30 अप्रैल और 10 मई 2021 को इलेक्शन के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया। ये रूलिंग NCP में इन फाइटिंग के बाद हुआ, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल और माधव कुमार नेपाल ने ओली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्लान किया था। 23 फरवरी 2021 को चीफ जस्टिस शोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और 13 दिन में हाउस को रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया। ओली ने वर्डिक्ट को माना और 7 मार्च को पार्लियामेंट को कन्वीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मार्च 2021 को वर्डिक्ट जो NCP को डिसॉल्व करने पुराने CPN UML और CPN माओइस्ट सेंटर पार्टीज को रिवाइव किया, जिससे ओली की गवर्नमेंट एक कोएलिशन बन गई। 10 मई 2021 को ओली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में फेल हो गए और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। 13 मई 2021 को ओली माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बन गए जब किसी अपोजिशन पार्टी ने मेजोरिटी क्लेम नहीं की। 22 मई 2021 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डिसोल्यूशन के बाद ओली गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बन गई इलेक्शंस तक, जो 12 से 19 नवंबर 2021 के बीच होने थे। 12 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और नेपाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया। ओली और माधव नेपाल के बीच डिस्प्यूट के बाद नेपाल की फैक्शन ने देउबा के मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया, पार्टी विप को डिफाई करते हुए। 18 अगस्त को पार्टी स्प्लिट हुई और नेपाल और खनाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड सोशलिस्ट बनाया 31 MPs के साथ। नवंबर 2021 में ओली दोबारा CPN UML के पार्टी चेयर री इलेक्ट हुए 10th जनरल कन्वेंशन में। ओली ने 2022 के जनरल इलेक्शन में पार्टी को लीड किया रूलिंग पार्टीज के अलायंस के अगेंस्ट, जिसमें कांग्रेस, CPN MC, CPN US और दूसरे शामिल थे।
CPN UML ने पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल सिस्टम में सबसे ज्यादा वोट सिक्योर किए और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। पावर शेयरिंग टॉक्स ब्रेक होने के बाद ओली और दहल ने डील ब्रोकर की और दहल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सपोर्ट दिया। UML राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, पीपल सोशलिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और 3 इंडिपेंडेंट्स के साथ UML ने मार्च 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले कोएलिशन गवर्नमेंट से विड्रॉल कर लिया, पर फिर मार्च 2024 में दहल के साथ मिल गए। एनुअल बजट और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए डिसएग्रीमेंट के बाद ओली और नेपाली कांग्रेस के द्युवा ने 1 जुलाई 2024 को रोटेशनल गवर्नमेंट बनाने पर अग्री किया, जहां दोनों पार्टीज चेयर इक्वल टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। CPN UML ने दहल गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और 12 जुलाई को हाउस में दहल के मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस फेल होने के बाद ओली 14 जुलाई को 4th स्टिंट के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए नेपाली कांग्रेस के साथ कोएलिशन में और अगले दिन उनने शपथ ली। इसी बीच आपको बता दें कि इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ा था। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, पहले 2007 में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में और दूसरा 2020 में काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में। अब जैसा कि हर पॉलिटिशियन के साथ होता है, कितने ही उतार चढ़ाव देखे लेकिन विवादों में तो वो आते ही, तो ये भी कहां पीछे रहने वाले थे। कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में आपको बताते हैं। पहली, 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब इन्होंने कहा था इंडियन वायरस वाज मोर डेंजरस देन द चाइनीज और इटालियन वायरस। उसके पहले इन्होंने 2019 में कहा था कि राइनो और माउंट एवरेस्ट के, जो कि इंग्लिश वर्ड है, इनको नेपाली नाम से बदल दिया जाए, यानी राइनो का गेंडा और माउंट एवरेस्ट का सगरमाथा कर दिया जाए। उसके बाद तो सबसे बड़े विवाद में ये तब आए जब 2020 में इन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली है और फिर इंटरनेशनल योगा डे पर इन्होंने कहा कि योगा नेपाल में ही ओरिजिनेट हुआ है। खैर, ये तो थी बात खड़गे प्रसाद शर्मा ओली पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ABP लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।